switch on the video first. I'm on my Sure. laptop. Yep, I'm on my laptop, so I'm not really sure how clear the video is going to be, but still, let's give it a try. Yeah, ma'am. Am I visible? Beautiful, ma'am. Hi, everybody. Hi, ma'am. Hello. Nice seeing you all today. So, let's start, ma'am. Atul, did you say something to me? Yes, ma'am. I was saying, can we start? Sure. Yeah. So, hello everyone. Good evening, and welcome to today's session. This event is proudly hosted by Kaziranga House from IIT Madras in collaboration with the Sahityaka Society. We are truly honored to have a very special guest with us. You can obviously see her. She's not just an influencer, but एक muse है वो, someone whose work radiates creatively. मतलब तहजीब and the beauty of Urdu is just mesmerizing about everything she has. Yes, I'm talking about Miss Sabah. Many of you already know her as the person who makes Urdu so simple, graceful and poetic. उनकी हर बात में एक अंदाज होता है. इवन कभी कभी मैम ने जब अपने प्रोफाइल्स पे गालियों का मतलब भी समझाया है उर्दू में, उनकी बात में हमें शहद से मिठास दिखी है. And what makes her even more inspiring is that apart from being a creative soul, she is also a skilled software engineer who has done BTech in computer science and engineering. Ms. Sabah, it's a privilege to welcome you here in this Google Meet. But before I hand over the mic to you, I would love to share a few lines I heard you beautifully reciting in a podcast where you expressed it with true emotions about Urdu. With your permission, may I share those lines with everyone? For sure. Yes, ma'am. So it was जिसकी गलियों में भी तहजीब की खुशबू आए, जिसकी गलियों में भी तहजीब की खुशबू आए, ऐसी शीरी जबान है उर्दू कि मजहब के नाम पर ये बंट नहीं सकती, कि मजहब के नाम पर ये बंट नहीं सकती. तुझे क्या लगा हिंदू या मुसलमान है उर्दू? ये पैदा हुई यहीं फूली फली, ये पैदा हुई यहीं फूली फली, हिंदुस्तान की आन बान शान है उर्दू, कि तुम नफरत से मिटा नहीं सकते इसे, यहाँ पर बशर के लहू में रवान है उर्दू. So from here, ma'am, the mic is all yours. We are honestly, बहुत excited to listen you. Thank you, Atul, for reciting those lines. बस जरा सा इधर उधर हो गया, मगर कोई मसला नहीं है. जो आगाज था अभी, जैसे आपने बोला कि मैम जब गालियां बताती हैं तो उसमें भी तहजीब झलकती है, तो वो था कि जिसकी गालियों में भी तहजीब की खुशबू आए, कि जिसकी गालियों में भी तहजीब की खुशबू आए, ऐसी शीरी जबान है उर्दू. बाकी का तो अतुल ने पूरा कर ही दिया था. शुक्रिया. अब ज़रा अपने सफ़र के बारे में ही हम कुछ आगाज़ करते हैं. तो अब से लगभग 1.5 साल पहले जब हमने ये पेज शुरू किया था, उससे पहले तक हमारा सारा फ़ोकस था इंजीनियरिंग पर, उसके बाद जॉब पर, जैसा हर किसी दूसरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट का होता है. उसके बाद लेकिन ये जो ज़बान है उर्दू, ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन में सीख ली, 3 दिन में सीख ली, या फिर इंजीनियरिंग के बाद अचानक लगा कि इंग्लिश छोड़ें, सब बोल रहे हैं, उर्दू स्टिक करते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं था. बचपन से हमारी वालिदा ना बच्चों को उर्दू वगैरह सिखाती थी, तो उस वजह से हमें भी देख-देख कर अच्छी तरह आ गई थी. हमारे घर में भी बोली जाती थी. मगर जब हमने ये पेज जब तक शुरू नहीं किया था, तब तक हमें ये नहीं पता था कि हमारे अलावा और उर्दू के इतने सारे आशिक मौजूद. मैम, आप थोड़ा सा आपके वहाँ पे शायद Is it म्यूट हो गया है. unmuted now? या ऐसा यस बीच में मैम. अगर कभी हो जाए तो आप हमें बता दें, हम अनम्यूट कर देंगे. हाँ, तो अब से जब हमने 1.5 श्योर. साल पहले शुरू किया था ना, तो हमें नहीं पता था पेज कितना ग्रो करेगा, कितना नहीं करेगा, और हमारा फोकस ये था भी नहीं कि फॉलोअर्स गेन करने. नहीं, हमें था कि जिस ज़बान से हमें मोहब्बत है उसको फैलाया जाए, उससे जो और लोग मोहब्बत करते हैं उनसे जुड़ा जाए. हमने चौथी रील पोस्ट की, वो वायरल गई. उसके बाद 10 दिन के अंदर ही, 10 दिन भी शायद नहीं हुए थे, 6 या 7 दिन के अंदर पेज 100K प्लस पहुंच गया. तो फिर हमें मालूम हुआ कि अच्छा, सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में खुशबू घोल सकते हैं. अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं.
और आज अगर आप देखें, बल्कि पिछले 4 महीनों से तो हम सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थे। हम ऑफ़िस के काम को थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। उस वजह से ऐसा होता है, जब आप थोड़ा-सा इनएक्टिव रहते हैं अपने पेज पर, तो आपकी रीच डाउन होती है, मगर फिर भी वी हिट 1.1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स। तो फिर अब कभी-कभी हम कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंज़िल, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। अब भी कई दफ़ा हमसे लोग पूछते हैं कि सुबह, मतलब फिर भी इंजीनियरिंग की थी तो आप इंग्लिश सिखाना भी तो चुन सकती थी, उर्दू क्यों चुना? हमने कहा कोई एक वजह नहीं है, बहुत सारी हमारे पास वजूहात हैं, कोई एक रीज़न नहीं, मल्टीपल रीज़न्स हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, वी आर जेनज़ीज़, तो जो जेनज़ीज़ हैं उनको ना ऐसा लगता है कि हर चीज़ स्टाइलिश, एस्थेटिक, फैंसी होने चाहिए। अब जैसे हमें नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोगों ने देखी होगी मुग़ल-ए-आज़म, काफ़ी पुरानी मूवी है, शायद नहीं भी देखी हो। तो उसमें एक सीन है, अनारकली को जेल में डलवा दिया जाता है। तो जब अकबर उसको बाहर निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि कैद खाने के गर्म अंधेरों ने तेरी आरज़ुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं कैद खाने के गर्म अंधेरों ने तेरी आरज़ुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। और अगर उसे कोई जेन ज़ी बोलता, वो क्या बोलता? जेल में तो तेरी ऐसी-तैसी हो गई होगी ना? वो उसको इस तरह कहता। तो यही है कि उर्दू में हर बात से मोहब्बत झलकती है, हर बात से तहज़ीब झलकती है, और इस वजह से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसको मोहब्बत की ज़ुबान का नाम दे देते हैं, तहज़ीब की ज़ुबान का नाम दे देते हैं। तो अतुल, हमें लग रहा है कि इंट्रोडक्शन या फिर तारुफ के लिए काफ़ी था। क्या आपको हमें बताया गया था कि यस मैम। रैपिड फायर Q&A होने वाला है? उसकी यस तरफ मैम, बढ़ते हैं। Q&A से पहले मैम मुझे एक चीज़ पूछनी थी। आपने जब पूछिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शुरू करी थी, ऐसा आई मीन जब हुँ, आपने अपना बीटेक कोर्स शुरू करा था, तब हुँ, शायद आपने नहीं ये चीज़ शुरू करी होगी कि नहीं लोगों को सिखाते हैं। वो आपने तब शुरू करी जब आपकी इंजीनियरिंग खत्म हुई, जब आपकी जॉब लग गई। जाके आपके यस। पास ये एक पॉइंट रहा कि नहीं अब तो जॉब भी लग गई है, तो ये करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे मैनेज करते हैं? बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैंने जितना आपसे इंटरपर्सनली बात किया है व्हेन इट्स अबाउट अ पाइथन डेवलपर, जो कि एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। हुँ। आप कैसे हैंडल करती है? सुबह से एकदम जॉब लाइफ में बिज़ी रहना, देन आफ्टर दैट फिर इन सब में मर्ज होना, लोगों को सिखाना, कंट्रीब्यूटिंग, और आज आप हमारे साथ भी है, स्पेयरिंग योर प्रीशियस टाइम। कैसे मैनेज करते हैं इतना सब? हम आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। हमें कोई मुश्किल हुई ही नहीं थी और ना ही हमें कोई मुश्किल अभी होती है। इसीलिए व्हेन समटाइम्स पीपल आस्क कि जो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं, उनको क्या ज़रूरत है जॉब करने की? हम कहते हैं नहीं, आई लव माय जॉब। पहले जो हमारा पूरा फ़ोकस था, जब तक हम 12th में भी थे, अपनी इंटरमीडिएट फिनिश कर रहे थे, तब तक भी हमारा पूरा इरादा था, भले ही हम साइंस से पढ़ाई कर रहे थे, मगर हमें लगता था कि जैसे ही 12th पूरी होगी, मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेंगे और जर्नलिस्ट बन जाएंगे। पूरा फोकस था, मगर चीज़ें ऐसे ऐसे हो गई, जर्नलिज्म की तरफ हम चाह कर भी जा ही नहीं पाए और हमने फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। और आज जब हमें पता चला कि हमारी बहन, फिर हमने ना हमारी बहन को फोर्स किया, सुनो देखो हमने मास कम्युनिकेशन नहीं किया, हम जर्नलिस्ट नहीं बन पाए, हम इंजीनियर बन चुके, तुम हमारे लिए जर्नलिस्ट बनोगी। हमने उसको फोर्स किया, उसने मास कम्युनिकेशन किया और अभी वो TV9 भारतवर्ष में जर्नलिस्ट है। जब हम उसका स्केड्यूल और उसकी लाइफ देखते हैं ना, पूरे दिन कभी ये न्यूज़ कभी वो न्यूज़, ऐसे वैसे इतना हेक्टिक स्केड्यूल, फिर हम कहते हैं गॉड थैंक यू सो मच कि हमने जर्नलिज्म नहीं किया और आपने हमें जर्नलिस्ट नहीं बनाया, आपने हमें इंजीनियर बना दिया। क्योंकि इंजीनियर्स की लाइफ सबसे ज़्यादा आसान कब हो जाती है? आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। आज के टाइम में हमें तो ऐसा लगता है बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो पूरा वर्क फ्रॉम ऑफिस मॉडल रखती हैं। रेस्ट आपका या तो हाइब्रिड होता है या फिर कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम भी आसानी से हो जाता है। तो आप आराम से अपने, वैसे भी आप काम कर रहे हैं तो अपने लैपटॉप के सामने ही बैठे हैं, कंटेंट क्रिएशन भी आपको अपने कैमरा के सामने बैठकर ही करना है। तो हमारे लिए दोनों चीज़ें आसान हो जाती हैं वर्क फ्रॉम होम की वजह से। मैम, तो आप अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं? यस, वैसे आई यूजुअली व्हेन आई डू वर्क फ्रॉम ऑफिस आई डू इट फ्रॉम बैंगलोर, बट राइट नाउ आई एम इन दिल्ली, तो आई एम डूइंग वर्क फ्रॉम होम। वाह मैम, अब फिर भी लाइक प्रोजेक्ट एक मैनेज करना, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। नेसेसरीली उस टॉपिक में हमेशा कोड करना एक डोमेन नहीं होता, बट टू डेवलप इट, टू मेंटेन, इट्स अ वेरी वास्ट थिंग।
वो सब में इंडल्ज होने के बाद भी थिंकिंग अबाउट कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू पीपल अबाउट उर्दू एंड कीपिंग दैट लैंग्वेज, कीपिंग दैट थिंग अलाइव, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैम कुछ क्वेश्चंस थे दैट वी वुड टू आस्क। मे हम्म। मैम पहला क्वेश्चन ये कि डू यू राइट डिफरेंटली फॉर योरसेल्फ वर्सेस फॉर योर ऑडियंस? आप अपने ऑडियंस के लिए जो लिखते हैं और खुद के लिए जो लिखते हैं वो अलग होता है क्या? क्योंकि मैम हम कुछ भी लिखते हैं, लाइक आई एम ऑल्सो अ राइटर, जस्ट अ राइटर, जस्ट शुरू किया है, एंड मैं कुछ भी लिखता हूँ, आई डोंट राइट इट फॉर माई सेल्फ। मेरा ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो लोगों को पसंद हो, या फिर कुछ लोग होते हैं कि मेरे मन में जो है मैं वो उतार दूँ अपने कागज़ पे। तो मैम आप किस लिए लिखते हैं? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम नॉट अ राइटर। राइटर हम है ही नहीं, तो हमारा प्राइमरी फोकस कभी लिखना होता ही नहीं है। जो हमारा मेन फोकस होता है वो होता है अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। तो जो भी हमें एट हार्ट फील होता है कि हाँ ये चीज़ है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो हम लिख देते हैं या फिर वही बता देते हैं। अब जैसे सबसे ज़्यादा चीज़ जो हम जिसके बारे में हम रिसर्च करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं या जिससे जुड़ा हम लिखते भी हैं, नॉट पोएट्री बट एनीथिंग दैट राइट इज तलफ़ुज़ एज़ इन प्रोनंसिएशन। क्योंकि उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें जो तलफ़ुज़ या फिर प्रोनंसिएशन है दैट इज़ द मेजर पार्ट। यह बोला भी जाता है कि जो तलफ़ुज़ है, दुरुस्त या सही तलफ़ुज़ है, वो उर्दू ज़बान की रूह है। अब जैसे हम इस तरह से चीज़ें लिखते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, अगर हमारी कोई पहली रील देखी है, काफ़ी सारे अल्फाज अरबिक से उर्दू में आए हैं। तो एक ऐसा ही लफ्ज़ है क़ल्ब, जो कि अरबी ज़बान से उर्दू में आया है। तो हमने इसके ऊपर लिखा और इस बात को लोगों तक पहुँचाया कि अगर आप सही तलफ़ुज़ का ख़्याल नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है। एक लफ्ज़ है क़ल्ब और एक लफ्ज़ है क़ल्ब। तो अगर आप क़ल्ब का मतलब होता है दिल, और क़ल्ब का मतलब क्या होता है वो हम अभी आपको बताएँगे। तो उर्दू में हम इस तरह की चीज़ें लिखते हैं कि देखिए, जब आप उर्दू बोलें तो नुक्ते का ख़ास ख़्याल रखें, तलफ़ुज़ का ख़ास ख़्याल रखें। अगर आपने एक नुक्ता हटाया तो बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो अगर आप किसी को कह रहे हैं कि आप हमारे क़ल्ब का सुकून हैं, तो आप कह रहे हैं आप हमारे दिल का सुकून हैं। मगर आपने नुक्ता नहीं लगाया और आपने कहा आप हमारे क़ल्ब का सुकून हैं। Instead of QALB, you said KALB. आप हमारे कल्ब का सुकून है। तो आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे कुत्ते का सुकून है, क्योंकि कल्ब का मतलब होता है कुत्ता और कल्ब का मतलब होता है दिल। तो एक नुक्ते के फर्क से आपकी जो मोहब्बत है वो आपके दिल के सुकून की जगह आपके कुत्ते का सुकून बन गई। इस तरह की चीजें ही हैं जो हम लिखते हैं और फिर लोगों तक पहुंचाते हैं। मैम लोग हैं वो तो बोलते हैं कि बस 19-20 का फर्क है, इसमें क्या ही चला जाता है। वही सबसे ज़्यादा डायलॉग, हमें पता भी नहीं था ये डायलॉग किसका है, कहाँ से आया है, लेकिन जब हमने बहुत सारे कमेंट्स देखे अपनी रील्स पर, 19-20 का ही फ़र्क है। जैसे जलील और जलील में भी 19-20 का ही होता है। जलील होता है नीच, समथिंग दैट डिसरिस्पेक्टेड, नॉट वेरी ऑनर्ड, और जलील होता है बहुत हाई, आला, ग्रैंड। नुक्ते के फ़र्क से आपका दोस्त जलील से जलील बन सकता है। आई गेट इट मैम। तो मैम हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट्स अ फेवरेट उर्दू वर्ड ऑफ योर्स दैट जस्ट डजंट ट्रांसलेट वेल टू इंग्लिश? क्योंकि हर लैंग्वेज में अपना एक वर्ड होता है जो शायद हम प्रॉपरली दूसरे लैंग्वेज को पोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम्म। ऐसा क्या है? देखिए, उर्दू में कई दफ़ा लोग ऐसे समझते हैं कि जितना मुश्किल अल्फाज होगा बोलने में, जैसे मशगला, काफ़ी मुश्किल अल्फाज है, तो लोगों को लगता है कि जितना मुश्किल अल्फाज होगा उतना उसको लेके, उतनी ज़्यादा आप उसको लेके पोएट्री क्यूरेट कर सकते हैं या उतना ज़्यादा फैंसी साउंड करेगा। हमारा जो फेवरेट उर्दू वर्ड है, जिसको आप कह सकते हैं हमें लगता है सही तरीके से उर्दू में ट्रांसलेट नहीं हो पाता, सॉरी इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो पाता, या उर्दू में उसकी वो बात इंग्लिश में वो बात नहीं रह जाती, वो है गिला। कैसे गिला आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? कंप्लेंट। कितना मामूली लग रहा है, मगर जब आप उर्दू में गिला अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो दैट इज़ वेरी डियर टू योर हार्ट। और गिला लफ्ज़ का इस्तेमाल आप सिर्फ अपने बहुत करीबी लोगों के लिए करते हैं। जैसे इंग्लिश में आप सिर्फ कह रहे हैं कंप्लेंट, मगर उर्दू में अगर आप गिला लफ्ज़ का इस्तेमाल करें तो जौन साहब कहते हैं कि कैसे कह दे कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, कैसे कह दे कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया।
इसका जवाब भी उर्दू पोइट्री में है कि जो गिला किया है तुझसे तो समझ के तुझको अपना, जो गिला किया है तुझसे तो समझ के तुझको अपना, मुझे गैर से शिकायत कभी थी न है न होगी। यस मैम, मतलब पहले सब जैसे पोएट्स होते थे, जैसे जॉन साहब हो गए, तो वो ऐसी 2 लाइन्स की पोएट्री ऐसी लिख देते थे जिनको लोग हमेशा ना प्यार के मतलब पे ले जाते थे, लेकिन कई बार उनका बहुत ही डीप मीनिंग होता था। एक आध एग्जाम्पल आप दे सकते हैं उस चीज का? बिल्कुल। अब जैसे दो तरह से जब आप पोइट्री लिखते हैं ना लव के लिए, तो आप उसको दो तरह से लिखते हैं, इश्क हकीकी पर लिखते हैं, इश्क मिजाजी पर लिखते हैं, एज एन एक इंसान से मोहब्बत के लिए, और एक आप लिखते हैं गॉड से, रब से मोहब्बत के लिए। अब जैसे एक है कि एक ये शेर है, हमें नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने सुना होगा कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। तो इकबाल का ये जो शेर है, ये इश्क मिजाजी पर है, मतलब किसी इंसान की मोहब्बत में नहीं लिखा गया, ये रब की मोहब्बत में लिखा गया है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, इंसान उस रब से कह रहा है कि मैं जानता हूँ मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि मैं तुझे इन आँखों से देख सकूँ, मगर फिर भी तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख, कि किस तरह से मुझे तुझसे मोहब्बत है कि मैंने तेरा दीदार भी नहीं किया है, फिर भी मुझे हर वक्त तेरे दीदार की ही आस है। यस मैम, लेकिन जो लोग ऐसे मोहब्बत वगैरह पे भी लिखते हैं, हम उनके लिए भी एक रिप्लाई था, मुझे शायद अच्छे से याद नहीं आ रहा, आपने दिया था कुछ कि सितारों के आगे जहां भी और है, और अभी इश्क के इंतहा भी और हैं। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। ब्यूटीफुल मैम। मैम आपकी शायरिया, मैम आप खुद से कुछ बोलते हैं, कुछ लाते हैं, मतलब इतने रेजोनेट करते हैं ना हमसे, हम जेंजी लोगों के लिए। हमको लगता है कि बहुत ही एक सरफेस लेवल पे बोल दी जा रही है, कुछ लोगों के तो पल्ले ही नहीं पड़ती, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा डीप मीनिंग रखती है मैम। हम तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से उर्दू क्या है? ये एक मोहब्बत है या एक जख्म है, और क्यों? उर्दू मोहब्बत है। अगर आप प्राइमरीली देखें तो उर्दू एक ज़बान है, और एक ज़बान का रोल सिर्फ यही होता है कि आप अपनी बात सामने वाले इंसान तक पहुंचा सकें। Primarily or basically, it's just a tool that you use to communicate with the other person and just to make the other person understand what you're trying to say. But उर्दू में वो जो एक शीरी घुल गई है, जो कई ज़बानों से इसने अपने अंदर अल्फाज समा लिए हैं, अरबिक से, पर्शियन से, काफ़ी सारे अल्फाज टर्किश से भी इसके अंदर है, मिक्स हुआ। यहाँ पर रेख्ता भी उर्दू को इसीलिए कहा जाता है, बिकॉज़ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। उर्दू ज़बान होने के साथ साथ जिस तरह से इसने लोगों के दिलों को जोड़ा है ना, जैसे अब हमें देख लीजिए, सिर्फ 1.5 साल पहले पेज शुरू किया था, हमें कोई नहीं जानता था उससे पहले, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर थे ही नहीं। हमारा एक प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ करता था जिस पर हम कभी कुछ पोस्ट करते भी नहीं थे। पूरा आई वाज अ टॉपर इन कॉलेज, आई वाज ऑलवेज जस्ट स्टडिंग, पढ़ाकू जो होता है ना, जिसको कुछ नहीं पता होता, वैसे थे। तो उर्दू से हमें मोहब्बत हुई, उसी वजह से हमें लोगों की मोहब्बत हासिल हुई। तो ज़ख्म तो नहीं है, ज़ख्म सिर्फ तब लगता है आपको किसी से मोहब्बत हुई, वो चला गया, अब आप कह रहे हो अब मैं शायर बन जाऊंगा, जो भी मेरा दिल टूटा है वो सब किताब में बाहर आएगा उर्दू की मदद से, उस वक्त आपको लग सकता है ज़ख्म है, अदर देन दैट मोहब्बत है। मैम आप एक पॉइंट पे, आपने जैसा कहा, आप एक पॉइंट पे ऐसे थे जब आपको कुछ नहीं पता था, यू आर जस्ट अ टॉपर। एंड टॉपर यानी जब हम अपने कॉलेजेस में सीजीपीएस पे ध्यान देते हैं, हमारा ध्यान और कहीं लग ही सीधी नहीं पाता। हम तो आपने उस फेज से जहाँ पे आपको ये सब से कोई मतलब नहीं था, इतना सब वो रिश्ता नहीं था उर्दू से, वो जो मोहब्बत बाद में आपको इस लैंग्वेज से हुई, अब वो सफर कैसा था? कुछ तो हिट किया होगा ना, कि सबके लाइफ में कुछ एक पॉइंट होता है, वहां से लोग ऊपर बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उर्दू हमने इंजीनियरिंग के बाद या ड्यूरिंग इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी थी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, माय मदर, शी यूज्ड टू टीच लिटिल किड्स, लाइक दोस वर जस्ट some kids were around 16 or 17, and then some were 7 years of age, 8 years of age. They were like, and I just used to sit besides them, हम ऐसे बराबर में बैठकर
देखते रहते थे, हमने कभी पढ़ा नहीं ऑफिशियली कि हमने आज किताब लिया और हम पढ़ रहे हैं, ऐसे सिर्फ देखते रहते थे, तो हम पर वो एक इम्प्रेशन या फिर इन्फ्लुएंस बचपन से ही था। तो उर्दू हमें बचपन से ही लिखनी, पढ़नी, बोलनी सब आती है। वाह मैम। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पोएट्री का असल मकसद आपके हिसाब से क्या है? इज इट कैथारसिस फॉर द राइटर या कनेक्शन फॉर द रीडर? कैथारसिस यानी उनको इमोशनल फील कराना, टू मेक देम फील दैट, मतलब वो जो एक होता है ना कि इसका ब्रेकअप हो गया, उसको आपने कुछ ऐसा बोला है जिससे उनको ये चीज फील हो जा रही है, ये है आपका मकसद, या फिर इट इज अ कनेक्शन? आई थिंक इट्स अ कनेक्शन। आपका मकसद होता है कि आप जो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं डज नॉट मैटर, आप उसे इस तरह से कैसे लिख रहे हैं कि जब आपके जाने के बाद कोई उसे पढ़ेगा, उसके दिमाग पर कितना ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा उस चीज़ का और कितना ज़्यादा वो कनेक्ट कर पाएगा। और फिर जब आपको ज़बान कोई ऐसी मिल जाए उर्दू जैसी, तो वो और गहरा हो जाता है। अब जैसे अगर किसी ने इंग्लिश में एक नॉर्मल राइटिंग लिख दी है कि ही लेफ्ट मी, चला गया, बट अगर परवीन शाकिर साहिबा लिख कर गई उर्दू में, तो क्या लिख कर गई? कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूँ कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। इसके अलावा अगर आप में से काफ़ी लोगों ने फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ा हो, तो आजकल क्या कहते हैं, जेलसी। अगर किसी इंसान से जिससे आप मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, फिर सालों बाद आप उसे देख रहे हैं, आपने उसे उसके हस्बैंड के साथ देखा, तो ना जाने आप क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे कि आपके बाद उसे कोई पढ़ेगा तो उसको आपकी जो दर्द की शिद्दत थी वो उसका एहसास हो पाए। इस चीज़ को फैज़ अहमद फैज़ साहब कैसे लिख के गए, जब उन्होंने अपनी महबूबा को पहली दफ़ा उसके शौहर के साथ देखा, तो उन्होंने लिखा था कि तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होठ, पेशानी, माथा, रुखसार, गाल, होठ आप जानते हैं। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी है वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने। अब इसी तरह कभी कभी आप कुछ लोगों को पजेसिव बोलते हैं, तो पजेसिव जब आप इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है कि मे बी ये इंसान ना ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए पजेसिव है। मगर इसी को जब अहमद फराज साहब ने उर्दू में कहा, तो कहते हैं कि दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है। देखिए, नेगेटिव ना साउंड करे इसलिए वो पहले ही बता रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, मगर सुनो, दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, मगर तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। तो वो पॉजिटिव भी है, मगर कितने पॉजिटिव सेंस में कि मुझे तुझ पे भरोसा है। द ओनली फियर दैट आई हैव इज ऑफ लूजिंग यू। इसी तरह अगर आपको किसी को कहना है कि किसी को जाहिर करना है पोइट्री की ज़ुबान में कि मेरा महबूब जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ बहुत खूबसूरत है, तो आप अलग अलग तरीक़ों से कह सकते हैं। मगर अहमद फराज साहब किस हद तक गए ये बताने के लिए कि देखो मेरा महबूब कितना खूबसूरत है। सुना है उसके शबस्तां से मुत्तसिल है बहिश्त, सुना है उसके शबस्तां से मुत्तसिल है बहिश्त। शबस्तां यानी सोने का कमरा, मुत्तसिल यानी सटा हुआ, जुड़ा हुआ, बहिश्त आज़े जन्नत और पैराडाइज। तो वो कहते हैं कि मेरा महबूब इतना खूबसूरत है कि सुना है उसके शबस्तां से मुत्तसिल है बहिश्त, मक्खी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं, मक्खी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, तो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। मैम दिस इज सो ब्यूटीफुल। मैं एक पॉइंट के लिए भूल गया कि मैं गूगल मीट पे आई वाज क्लैपिंग लाइक दिस। शुक्रिया। मैम मैम एक हमारे एक ऑडियंस है, आदर्श मिश्रा, उन्होंने ये कहा है कि वो जो आपका ट्रेंड था कि तारे दिखा दूंगा एक चार्टे में, वो एक बार आप सुना सकते हैं? बिल्कुल हम सुना सकते हैं। वो दरअसल ऐसा हुआ था जब हम रेख्ता में जब इनविटेशन आया था हम गए थे, तो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड कि हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं था हम स्टेज पर ये बोलने वाले हैं वो बोलने वाले हैं। आई वेंट इम्प्रॉम्प्टू,
और हमारी बहन ने सिर्फ हमें ऐसे रैंडमली, हमने उनको बोला भी नहीं था वीडियो बनाओ, 2-3 मिनट की वीडियो शूट करके हमें बना के दी और हमने उसी दिन पोस्ट कर दी रेख्ता से वापस आकर शाम को। वीडियो काफ़ी हाई क्वालिटी भी नहीं थी, आप देखिए तो काफ़ी दूर से थी। हमने रात में पोस्ट की, सुबह उठकर हमने देखा 20 मिलियन व्यूज़ सुबह तक, 10-15 घंटे में। हमें लगा ये क्या हुआ। उसके बाद काफ़ी लोगों ने हमसे इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो हमने उसमें ये बोला था कि अगर आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, तो आप बोल देंगे, नॉर्मली इन जनरल बोलेंगे कि एक चांटे में तारे दिखा दूंगा। मगर इसी को अगर आपको उर्दू में बोलना होता तो आप कहते, जनाब अगर आपने आइंदा ये हिमाकत की तो हमारा हाथ आपके रुखसार को इस कदर सुर्ख कर देगा कि आपको आफताब की मौजूदगी में सितारों का दीदार हो जाएगा, लिहाजा हद में रहें। ये था। मैम एक्चुअली मैं ना इसको सुबह से मतलब पता नहीं थोड़ा सा ऑब्सेशन हो गया इस लाइन से। कितनी प्यारी सी लाइन है। मतलब एक इंसान को आप बेइज्जती कर रहे हो और उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको लगा शायद तारीफ करके चला गया अगर उर्दू ना आती हो। अगर उर्दू नहीं आती हो ना, तो उर्दू का कंटेंट बनाने में ना हमें इसलिए भी और दिलचस्पी है कि कई दफ़ा जब आपके दोस्त को या सामने वाले को उर्दू नहीं आती है, तो आपको उन्हें छेड़ने में भी अलग ही एक दिलचस्पी या एंटरटेनमेंट मिलता है। जैसे आपको उर्दू नहीं आती है, आप किसी से बोल रहे हैं, आपकी तारीफ सामने वाला बोल सकता है, कर दीजिए। कोई आपसे बोले कि आपका मशगला क्या है, आपको उर्दू नहीं आती, आप सोचेंगे शायद गले के बारे में पूछ रहा है। जी गला तो ठीक है, आपका ठीक है। आप बोले आपकी अहलियत क्या है, आपको नहीं आता, आप बोले कोई अहमियत नहीं है, घर वाले 2 ताने सुबह सुनाते हैं, 2 ताने शाम को सुनाते हैं। आप बोल रहे हैं कि बस हो गया, आप तशरीफ ले जाइए, सामने वाला कह सकता है लाइए, दीजिए, इसको नहीं पता है क्या लेकर जाना है। यस मैम। मैम आपने कहा आपका रेख्ता का भी एक सफर रहा है जहाँ आप कुछ प्रिपेयर करके तो नहीं गए थे, बट जी लाइक वो बहुत बड़ा ट्रेंड था आज तक का जी। आपके सोशल मीडिया करियर में। हम रेख्ता का सफर आप जरा सबको बता सकते हैं कि यहाँ कई एस्पायरिंग पोइट्स हैं जिनको वहाँ भी परफॉर्म करने का बहुत वो है, तो आप कुछ बता सकते हैं उस बारे में? बिल्कुल, लेकिन सबसे पहली चीज़ हम आपको ये बताएँगे कि आप कभी भी अपना प्राइमरी फ़ोकस ये ना रखें कि मुझे बस जो एंड गोल है वो मुझे रेख्ता में जाकर बोलना है, नहीं। इफ़ यू आर कैपेबल, आपके वर्ड्स अच्छे हैं, लोग आपको सुनेंगे। हम आपको बता रहे हैं ना कि जब हमने पेज शुरू किया था तो हमें नहीं पता था कि हाँ, हमें रेख्ता जाना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। नहीं, हमारा एंड गोल था जो चीज़ हमें पसंद है, हमें वो चीज़ लोगों तक पहुँचानी है। रेख्ता में भी कई लोग, हमें इस तरह से नहीं कहना चाहिए और ख़ासकर हम नाम तो किसी का नहीं लेंगे, लेकिन रेख्ता में कई लोग अपनी डायरीज़ लेकर आए थे कि जो ऑडियंस थी काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि आप क्या बोल रहे हो? ये चीज़ तो इट्स नॉट समथिंग दैट यू गोना कम टू रेख्ता एंड परफॉर्म। तो वहाँ पर भी देखिए वो इंसान रेख्ता पर पहुँचा, उसके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि आप ये क्या बोल रहे हो? नॉट मी, कुछ और लोगों ने शायद कुछ चीज़ें उनकी थिंकिंग से मुख्तलिफ हो वो बोली, लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। तो आपको कभी भी अपना एंड गोल ये नहीं रखना है कि आई एम डूइंग दिस, कि मुझे बस जाकर रेख्ता पर बोलना है। अगर आपके वर्ड्स में पावर है, अगर आपके वर्ड्स सामने वाले पर एक अच्छा इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, आपकी रील्स, आप उसको रील्स पर पोस्ट करें, वीडियोस पर पोस्ट करें, एक नहीं चल रही कोई बात नहीं, दूसरी पोस्ट करें, दूसरी नहीं चल रही कोई बात नहीं, तीसरी पोस्ट करें, इसलिए ना पोस्ट करें कि मुझे वायरल होना नहीं, आप इसलिए पोस्ट करें ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, एंड आई नो आई हैव दिस टैलेंट, माय वर्ड्स कैन टच पीपल्स हार्ट, यू विल फॉर श्योर गो वायरल, एंड देन आपको प्लेटफॉर्म्स बुलाएंगे। रेख्ता इस साल नहीं बुलाएगा, अगले साल बुलाएगा, अगले साल नहीं बुलाएगा, उसके बाद बुलाएगा, मगर अगर आप में टैलेंट है तो आप बुलाए जाएंगे। यस मैम। मैम मैंने बाकी ये उसके चीज़ बाद अगर ये पूछना था कि रेख्ता कैसे जाते हैं, तो फिर वो लोग आपको खुद से मेल पर या फिर फ़ोन पर रीच आउट कर लेंगे, आपके इंस्टाग्राम पेज पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करनी है और आप रेख्ता पहुँच जाएँगे। ठीक है मैम। मैम उर्दू में भी ये बात है जैसे कि आपने अभी ही कहा, हम उर्दू भले ही कोई बोलना शुरू कर ले, पर ज़्यादा हम अगर नॉर्मली कोई अलग लैंग्वेज सीखते हैं, सो सपोज हम इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर हिंदी सीख रहे हैं, हमें इतने क्रिटिसिजम्स नहीं मिलते, बट जब हम उर्दू शुरू करते हैं एंड देयर इज सम स्मॉल मिस्टेक, आई नो नुक्ते का बहुत फ़र्क रहता है और वो सुधारनी भी चाहिए, बट लोग बहुत ही नेगेटिवली क्रिटिसाइज करते हैं। वो कैसे एक नए बिगनर कैसे हैंडल करे वो सब?
देखिए, सबसे पहले तो क्रिटिसाइज़ किसी को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी बोला था, भले ही उर्दू में थोड़ा आपको तलफ़्फ़ुज़ का ज़्यादा ख़ास ख़्याल रखना होता है, मगर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज इज़ टू कम्युनिकेट और इज़ टू लेट द अदर पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। प्राइमरी यही होता है। तो अगर आप किसी लैंग्वेज को इतना बोल पा रहे हैं कि सामने वाला आपको समझ पा रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ। मगर अगर आपको कोई ज़बान सही तरीके से बोलनी आ जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो अगर आप उर्दू भी बोल रहे हैं, आप तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख़्याल रख रहे हैं और जब तक आप मश्क कर रहे हैं, मश्क एज़ इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को उर्दू में मश्क कहा जाता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मश्क कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, कल ज़्यादा बोला था, आज ज़्यादा बोला है, कल वक्त बोला था, आज वक्त बोला है, कल ज़रूरी बोला था, आज ज़रूरी बोला है। जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, बेहतरी की ओर हैं, अपनी इस्लाह कर रहे हैं, तब तक आप अच्छा कर रहे हैं। आपको कोई भी बोलेगा, हम ऐसे वीडियो बना के बोल दे, नहीं सुने, जीरा नहीं ज़ीरा होता है, तो आपने बोलना है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं, बेहतर हो जाएगा। सही है मैम, आपने अपना एग्जाम्पल दे दिया। क्योंकि हमें सब बोलते हैं ना, फिर 19-20 का ही तो फ़र्क है। हमने कहा 19-20 का फ़र्क है, मगर देखिए मतलब ना बदले, इसलिए हम कह रहे हैं सुधार लें। यस मैम, एकदम सही एग्जाम्पल। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपके आपके नज़दीक उर्दू सीखना एक ज़बान सीखना है या एक तहजीब सीखना? मतलब क्या उर्दू सिर्फ अल्फाज है या जीने का एक अंदाज है? उर्दू मोहब्बत है, जैसे हमने पहले भी बोला था। देखिए, प्राइमरीली ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है, तहज़ीब की ज़बान है, लोगों के दिलों को और करीब करती है। जैसे आप किसी को बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे, मगर आपको उसे और ख़ास महसूस कराना है, वो इंसान आपके और करीब है, तो आप बोलेंगे कि ये दिन ख़ास आपका है और मेरा हर दिन आपके होने से ख़ास है। यौम विलादत के पुरखुलूस मुबारकबाद। तो ये देखिए, आपने उर्दू के चंद अल्फाज और यूज़ कर लिए, तो उस इंसान को कितना अच्छा महसूस हुआ होगा। आप किसी को सॉरी बोल रहे हैं, तो आप जस्ट बोल रहे हैं आई एम सॉरी, तो उसको लगेगा सॉरी डजंट फिक्स एनीथिंग, अ सॉरी इज जस्ट सॉरी, व्हाट डू आई डू विद योर सॉरी। बट अगर आप उसको उर्दू में थोड़ी और मेहनत करके बोले, हमारी आपके मौन से दिल से माज़रत के साथ दरख्वास्त है, पिघल जाइए, तो सामने वाले इंसान को रहेगा अब मैं कैसे मना करूं, अब तो मुझे माफ करना ही पड़ेगा। आप सब दोस्त होते होंगे, बैचेस में बैठे होंगे, आपका कोई दोस्त आपको आकर बोले आज मैं दुखी हूँ, तो आपको लगेगा इसका रोज का है, आज कुछ और हो गया। मगर वही दोस्त आपको आकर एक दिन बोलता है आज मैं गमज़दा हूँ, शदीद अदी सॉरी फिर से बोलते हैं, आप आपसे वो बोले कि आज मैं गमज़दा हूँ, शदीद अज़ियत में हूँ, मेरी रूह ज़ख्मी हो गई है, तो आप उसका हाथ पकड़ के बैठ जाएँगे, आप उसको बोलेंगे भाई हुआ क्या? बस ये है उर्दू, जो आपके अल्फाज की शिद्दत है उसको 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। यस मैम, बात तो सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटिंग अप। हुँ। कभी आपको ऐसे डर लगा है कि लोग उसको पढ़कर आपके दिल के राज जान लेंगे या फिर आप पे ही उंगली उठा देंगे? नहीं, आप प्यार मोहब्बत पे लिख रहे हैं तो शायद आप पे ही उंगली उठा दे, ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल होता है, कभी-कभी जब हम ऐसी शायरी पोस्ट कर देते हैं, एक दफ़ा हमने वन साइडेड लव पर शायरी पोस्ट कर दी थी कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए किस-किस को बताएँगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफ़ा है तो ज़माने के लिए कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। तो जब हमने ये अहमद फराज साहब के अल्फाज पोस्ट किए तो लोगों को लगा कि कोई दिल तोड़कर चला गया। उसी को कह रही है वापस आ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब भी लिखते हैं तो हमारा जो दिल चाहता है, जिस भी मुद्दे पर, मौजू पर दिल चाहता है, हम लिख देते हैं। हम कभी भी कुछ ऐसा हमने अभी तक नहीं लिखा है जिससे हमने पर्सनली रिलेट किया हो, दिल के टुकड़े हो गए हो, फिर लिखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मगर आप लोगों को नहीं रोक सकते, आप हर कमेंट में जाके नहीं लिख सकते अरे हमने तो ऐसे ही लिख दी है, मज़ीद परेशान ना हो हमारे लिए। तो बस ऐसा ही है, लोग सोचते ही हैं। आपकी आवाज इतनी अच्छी है मैम, कभी किसी ने आपको ऐसे नहीं कहा कि आप गाना भी अच्छा गा सकते हैं?
बिल्कुल कहा है, जब हमसे कोई कहता है कि आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, आप गाना गाने की कोशिश करें, तो हम कहते हैं अगर हमने गा दिया तो फिर आप खुद ही कहेंगे कि नहीं आप शायरी ही करें, गाना मत गाएँ। ठीक है मैम। हमारे वालिद साहब एज़ इन माय फादर, तो वो काफ़ी गाते थे, मतलब उनको अभी भी गाने का काफ़ी शौक है। वो गज़ल, नज़्म पहले से काफ़ी पढ़ते थे। तो हम अगर उनको कभी गाकर ऐसे बचपन में भी सुना देते थे, तो हमारे पापा बोलते थे, "बेटा सबा ऐसा लगता है कि तुम हर गाने को एक ही सुर में गाती हो।" तो हम बोलेंगे कि आप रिसाइटेशन पर फ़ोकस करें, आप गाना ना ही गाएँ तो बेहतर है। हमने कहा, "जी, जी पापा, जैसा आप बोले।" ठीक है मैम। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अगर राइटर ना होती, हुँ। नहीं सॉरी, आप अगर पोएट ना होती तो फिर आप अपने जज्बातों का जो इजहार है वो और किस मीडियम से करना चाहती? उसके अलावा आप अपने जज़्बात का इज़हार सिर्फ़ अपनी बातों से कर सकते हैं। बातों में आपको कुछ बातें और कहनी पड़ती, शायरी में एक शेर से आप किसी सामने वाले इंसान को अच्छा खासा ताना मार सकते हैं। अगर हम किसी से नाराज़ होते और वो इंसान हमें मना नहीं रहा है, उसको मालूम नहीं है कि हम उससे नाराज़ हैं, तो हम चाहेंगे कि वो हमें मनाए, उसे हम नज़र आएँ, उसको पता चले कि हम उससे नाराज़ हैं। तो हम ना जाने कितना एसेज़ लिख रहे होते हैं, निबंध लिख रहे होते हैं, लेकिन खुशनसीबी से हमें ये लिखने वाली ज़रा कला या फिर आर्ट मिल गई। जैसे फ़हमी बदायूनी साहब, आप किसी से नाराज़ हैं, आप चाहते हैं उसको पता चले कि आप नाराज़ हैं, तो फ़हमी बदायूनी साहब ने 2 लाइन्स में कितना अच्छा लिख दिया कि काश वो रास्ते में मिल जाए, काश वो रास्ते में मिल जाए, मुझको मुँह फेर कर गुज़रना है। आप चाहते हैं कि वो मुझे मिले और फिर मैं उसे ऐसे करके निकल जाऊँ, उसको पता चले मैं नाराज़ हूँ। ब्यूटीफुल मैम। मैम हमारे सेट्स ऑफ क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं। बाकी फ्रॉम नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू ऋषभ। ऋषभ भी हमारा एक मेरा को होस्ट है एक्चुअली, आई हैवंट इंट्रोड्यूस्ड हिम। ऋषभ, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे मैम से? गुफ्तगू। मैम मैंने सही बोला ना? सबसे पहले मैम शुक्रिया, आपने हमें मंजूरी दी, आपने अपना समय हमें दिया। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पोएट तो नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, स्टूडेंट कह सकते हैं आप हम। तो हमारा बस एक प्रश्न है आपसे, एक सवाल है आपसे कि जैसे कोई सीखता है तो गलतियां होती हैं, जी, सीखता है तो गलतियां होती है, लोग क्रिटिसाइज करने आ जाते हैं कि ये गलत है। जैसे आपने कहा कि आप रिक्ता में गए थे और आप बहुत लोग सब कह रहे थे ये जो शेर, ये शेर है ही नहीं, शेर की एक बहर होती है, एक बिल्कुल। तरीका होता है, एक सलीका होता है, वो भी हम नकार नहीं सकते, वो भी जरूरी है। हुँ, पर जब कोई कोई नई चीज सीख रही है, जैसे मैं शेर लिखना सीख रहा हूँ, गलतियां होंगी, पर उसी वक्त कोई जो मुझसे बेहतर है किसी चीज में आके मुझे हुँ। अ, जलील तो मैं नहीं कहूंगा, पर ऐसे आके कहने लग जाता है, ज, ज, जला जलील तो नहीं कह सकते उसे, पर जलालत महसूस होती है जरा जरा सी। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम कोप अप करें उस सिचुएशन को कि नहीं मैं सीख रहा हूँ अभी। जी जी मैम, जी जरूर। उस सिचुएशन में सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको करना है इग्नोर, यानी नज़रअंदाज। जब तक आप जानते हैं कि आप अपने आप को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं, जब तक आपको पता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मशक कर रहे हैं, नो वन गेट्स परफेक्ट इन अ डे और टू। तो जी जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब जैसे हम अपने आप को एक एक्सेप्शन में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम ये जो जुबान है बचपन से बोल रहे हैं। फर्स्ट जी हम जब 6-7 साल के थे तब से बोल रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि हमने इतने सालों से जिस ज़बान को बोला है उसे कोई सामने वाला इंसान 2 दिन में बेहतर कर ले, तो प्रैक्टिकल भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। आप इंग्लिश सीखें, अब इंग्लिश का भी हमारा यही था, बचपन से बोल रहे हैं, तो फिर इसलिए भी हम किसी को नहीं कह सकते बहुत ईज़ी ज़बान है, इंग्लिश इज़ द ईज़ीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न एंड स्पीक, तो आप 2 दिन में सीख लो, ऐसा नहीं होता है। कभी भी कोई आपको अगर नेगेटिवली क्रिटिसाइज करता है तो आप उसे इग्नोर, बड़ा बड़ा इग्नोर या फिर नज़रअंदाज करें। और अगर पॉजिटिव सेंस में आपको बोल रहा है कि देखो कल्ब मतलब दिल होता है और कल्ब मतलब कुत्ता होता है, जलील मतलब नीच होता है और जलील मतलब ऊंचा होता है, ऊंचा। अजीज अजीज नामर्द होता है और
आपने कभी वो मेरे अजीज दोस्त ऐसे, तो मेरे जब दो वाला हो, जब अजीज होता है वो होता है आपका प्यारा डियर दोस्त, अगर आपने नुक्ता हटाया अजीज कर दिया तो वो नामर्द हो जाता है। तो देखिए हाँ एक नुक्ते से धरती आसमान बहुत हिल जाता है। धरती आसमान। तो फिर जब तक आप सीख रहे हैं, कोई आपको पॉजिटिवली क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा है, सिर्फ एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, एक्सेप्ट इट विद ग्रेटफुलनेस कि हाँ अच्छी बात है आपने हमें ये बताया, आई इम्प्रूव। बट अगर नेगेटिवली क्रिटिसाइज कर रहा है टू मेक यू फील लाइक यू आर लेस देन देम, डोंट एक्सेप्ट दैट, जस्ट नो दैट आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम trying to get better, I'm practicing every day, I'll be better. If not today, maybe tomorrow, the day after tomorrow, or eventually I'm just going to get it done. I got it, you got me, and then we're good. Exactly. I think that should be the spirit if anyone who is learning something. Ma'am, I know we have time constraints, so this is the last question of mine. Since you are a female influencer, हमेशा हमेशा औरतों पे एक अलग निगाह रहती है सबकी कि ये क्यों कर रही है ऐसा. इट्स वेरी हार्ड टू बी अ फीमेल इन्फ्लुएंसर. आपको बहुत एक सख्त चमड़ी वो इजाद करनी पड़ती है. तो अगर मुझे पता है मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने सोचा था कि वो इन्फ्लुएंसर बनेंगे, वो कंटेंट बनाएंगे, पर किसी कारणवश उनसे नहीं हो पाया. वही कुछ ना कुछ लोग कह देते उन्हें और बुरा लग जाता. तो आप वही आप क्या आप आपने इस चीज को फेस कैसे किया और आपने ओवरकम कैसे किया कि क्योंकि लोग आपको भी बहुत कुछ कहते हैं. आपने उन्हें रिप्लाई भी बहुत विटी अंदाज में दिया है, हमने देखा है उससे पहले भी आपके रील्स में भी वो दिखता है, जो कि बहुत अच्छी बात है. वो सुन के बहुत मजे का होता है वो. पर yes ma'am, so what's your opinion on that, and how can someone, not only women as well as men, how can someone cope up with that and handle the situation? Yes ma'am. Rishabh, I'll have to like completely agree with you on this, that if you're a female and you're out there on social media, you have your face out there, be ready for the criticism. लोग आपको एक चीज नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी बोलेंगे ही. और ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जब आप शुरू करते हैं ना, तो आपको लगता है ओके आई मेक समथिंग इन्फॉर्मेटिव, मैं तो एजुकेशनल वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे तो कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा, मुझे तो पीपल विल हैप्पीली एक्सेप्ट कि देखो ये लड़की कितनी अच्छी चीजें बता रही है. मगर इन रियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ ऐसा नहीं होता है. देयर बी पीपल, आप कुछ भी सिखाओ, कुछ भी करो, आप कितनी भी अच्छी बात करो, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे और कोई ना कोई चीज ऐसी पकड़ ही लेंगे. अब अगर हम उर्दू का बता देते हैं तो लोग कभी कभी हमसे कहने लगते हैं ये चीज तो आप इस तरह से हिंदी में भी बोल सकते हैं. हम कहते हैं हमने कंपैरिजन किया ही नहीं, आई जस्ट टोल्ड कि आप इसको इस तरह से उर्दू में कह सकते हैं. तो जब आप शुरू करते हैं ना, तो वो जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, मतलब लोग अगर उल्टा सीधा बोलते हैं तो आपको बहुत इफेक्ट करता है. लेकिन विद टाइम जब आप ये चीज देखते हैं ना कि आपको पॉजिटिव बोलने वाले लोग, अप्रिशिएट करने वाले लोग, नंबर में, रेशो में गलत बोलने वाले लोगों से काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है. अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो फॉर श्योर आपको वो लोग ज्यादा मिलेंगे जो आपकी तारीफ करने वाले हैं, अप्रिशिएट करने वाले हैं. तो एक पॉइंट पर आकर आप ये चीज समझ जाते हैं कि नेगेटिविटी को आप खत्म नहीं कर सकते, आप पॉजिटिविटी को बढ़ा सकते हैं. अच्छा बोलने वाले 100 लोग हैं तो आपको बुरा बोलने वाले भी 10 लोग मिलेंगे. तो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू फोकस ऑन द गुड एंड लेट द बैड गो, और जस्ट नेग्लेक्ट और इग्नोर द बैड. जब हमने भी शुरू किया था बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते थे, जबकि हम कुछ नेगेटिव कर भी नहीं रहे थे. फिर उसके बाद हमें आ गया एक दिन गुस्सा एक दो कमेंट्स पढ़ के, तो फिर हमने उनका रिप्लाई करना शुरू कर दिया. तो अब हमें कमेंट्स आता है कि आपकी रील पर तो कमेंट करते हुए डर लगता है कहीं आप रील बनाकर रिप्लाई ना कर दो. पर वो बहुत बेहतरी हुई ना आपकी मैम. आपको कंटेंट मिल चुका है इससे. यू कैन मेक न्यू रील्स बिल्कुल, आउट ऑफ इट. हमने कहा देखिए आप गलत कमेंट्स करें, आप हमें नेगेटिव बोले, हमने उसमें भी कंटेंट ढूंढ लिया है. और उसमें भी हम ऐसा नहीं कि उन कमेंट्स पे हम वो नहीं कर रहे हैं जो हमारा प्राइमरी फोकस है, उन रील्स में भी हम उर्दू ही सिखा रहे होते हैं. ऑप्टिमिज्म एट इट्स पीक. वैसे ऑप्टिमिज्म को उर्दू में क्या कहेंगे मैम? इसका मुझे जानकारी है नहीं. सो ऑप्टिमिज्म को उर्दू में क्या कहेंगे? अगर देखिए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे अतुल ने बोला था कि आप हर वर्ड को उर्दू से इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट नहीं कर पाते जो आपको उसका एक्चुअल मीनिंग देते. लेकिन हम इसको किस चीज से, इस्लाह से हम इसको जोड़ के रखते हैं. इस्लाह एज इन अगर हमें कोई नेगेटिव चीज भी बोली गई होती है, हम उससे अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर बना लेते हैं. पहले हम इतना मतलब अच्छे से नहीं सोचते थे और हमें कोई नेगेटिव कमेंट करता था तो हमारे दिमाग पे फर्क पड़ जाता था. हमने अपनी इस्लाह करी, अपने आप को और ऑप्टिमाइज करा और उन कमेंट्स को उठा के रिप्लाई करना शुरू कर दिया.
रिप्लाई करना शुरू कर दिया तो कमेंट्स ही आने बंद हो गए। अभी भी आते हैं तो अभी भी हम उनका रिप्लाई करके रील बना देते हैं। बेहतरीन। तो आई थिंक जितने भी फीमेल इन्फ्लुएंसर वुड बी फीमेल इन्फ्लुएंसर जिन्हें बनना है, नॉट फीमेल एनीवन, तो क्रिटिसिज्म से डरिए मत, दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस आई वुड से। जाते जाते मैम मेरे पास और कोई सवाल है नहीं आपके लिए। लिख के लाया तो बहुत कुछ भूल गया, पर एक शेर है। मैं शेर लिखता तो नहीं हूँ, ऐसे कोशिश करता हूँ पर कभी बहर में लिख नहीं पाता। तो कोई ये बात नहीं, जब आप शुरू करते हैं जावेद तो बहर और वज़्न का ध्यान कभी-कभी हट जाता है। बहर एक दिन में नहीं आती, बहर के लिए जो जी आला दर्जे के शायर हैं, वो बहर के लिए 6-6, 7-7 महीने, 8-8 महीने बैठकर प्रैक्टिस करते हैं, मश्क करते हैं, तब उनकी बहर सही हो पाती है। अब तक गालिब के कई शेर में लोग ऐसे बोल देते हैं कि इसमें बहर नहीं थी, तो उसकी फ़िक्र ना करें। शुक्रिया मैम, दैट विल हेल्प मी कि नहीं आप सही कर रहे हो। अ, तो शुक्रिया। तो एक शेर है जो जो मैंने लिखी थी, पता नहीं वो शेर है कि भी नहीं है, पर मैंने लिखी थी तो सही है। तो ये कुछ ऐसा था, उसको मैं आपको सुनाऊंगा, आप मुझे बस रिव्यू दे दें और बहुत मेहरबानी होगी आपकी उस पर। Atul, while I'm looking for the share, if you want to continue for 2 minutes, please do. या श्योर। मैम मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। मैम आप तो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपको लिंक्डइन तो होगा? Yes, I have it. मैम वो मिल सकता है, हम सब कनेक्ट कर सकते हैं? Okay, just 1 second and I'll paste the link in the chat. यस मैम। मैम बाकी हमारे एक ऑडियंस है, उनका एक सवाल है कि जब हम शायरी हुँ। करते हैं एंड इन एनी केस ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता, आई डोंट नो मेरी रिदम ठीक है या ऑडियंस में प्रॉब्लम है, हाउ टू डील विद देम इन द मिडल, और शायरी हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। उनको कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा तो कई दफ़ा होता है कि इस तरह से भी होता है कि कई दफ़ा जो आपकी शायरी होती है ना, आप उसमें उर्दू के कुछ ऐसे आप मुश्किल कह लें, मुश्किल अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर लेते हैं कि कई दफ़ा लोग अगर इंटरैक्ट करना भी चाहते हैं या थोड़ा इन्वॉल्व होना भी चाहते हैं, तो उनको मुश्किल अल्फ़ाज़ होने की वजह से समझ नहीं आ पाता। तो दे आर जस्ट सिटिंग देयर बीइंग अ व्यूअर और वॉचर, उनको समझ नहीं आ रहा है कि सामने वाले इंसान ने बोला क्या है। मगर आपको कॉन्फिडेंस कैसे बनाना होता है, अगर आप स्टेज पर होते हैं ना, अगर आपको पता है कोई ऐसा मुश्किल शेर आप बोलने वाले हैं जो सामने वाले लोगों को समझने में ज़रा सी मुश्किल हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले जैसे हमने अभी एक शेर सुनाया था, सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मक्खी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। तो अगर हम एक गैदरिंग में बोल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आई रिसीव द साइलेंस। लोग पीपल विल बी लाइक हाँ ओके कुछ तो बताया, अच्छा बताया होगा, मगर स्टिल वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो अगर मुश्किल शेर है तो पहली चीज़ कि आप अल्फाज जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी मानी बता दें, उनका ट्रांसलेशन बता दें, जिससे लोग और ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। और दूसरी चीज़, आप जब 3 शेर लगातार बोल रहे हैं तो आपको बीच में फिलर्स डालने हैं। इस तरह से आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपके साथ कभी वैसा हुआ है? या फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक फीलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, आप पूछ सकते हैं आपको कभी मोहब्बत हुई है? तो आप रिलेट कर पाएँगे। तो या तो अपने शेर से पहले या अगले शेर से पहले 2 अशार के बीच में ऐसे फिलर्स ज़रूर डालें, जिससे लोग रिलेट कर पाएँ और उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी या फिर तजस्सुस, क्यूरियोसिटी इज़ ट्रांसलेटेड टू तजस्सुस इन उर्दू, बन जाए कि हाँ, ये कुछ तो ऐसा कहने वाला है जो मुझे भी पता है या जिसका मुझे भी कुछ आइडिया होगा। फिलर्स आपकी स्टेज पर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप एक पोएट्री सुनाने आए, सीधे पोएट्री सुनाई और चले गए, उससे आपको ऑडियंस का इंटरेक्शन नहीं मिलता है। आप बीच में बोलते हैं अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश या फिर लखनऊ के होंगे, अच्छा तो लखनऊ के वो जो शायर हैं उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है। इस तरह से चीज़ें आपको फिलर्स इन्वॉल्व करके रखना है। मैम जैसे कि कुछ बोलते बोलते सोचिए कभी हम शायरियाँ बोल रहे हैं एंड हम रुक जाते हैं, हम नहीं बोल पाते हैं क्योंकि कभी हम भूल जाते हैं, कभी हम नर्वस हो जाते हैं, काइंड ऑफ एक स्टेज फियर आ जाता है। मैम जैसे कि अभी हुँ। सोचिए एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझे नहीं पता हो जिसका आंसर, और आपने से पूछा, पर मेरा काम ये है कि मुझे बोलते रहना है, मुझे रुकना नहीं है।
हम तो उसको कैसे टैकल करते हैं? मतलब एज ए इन्फ्लुएंसर आपको तो ऐसे वार आते होंगे कि आप अननोन होंगे कि ये चीज़ ये इंसान पूछने वाला है या नहीं है, एंड अचानक से पूछ लेता है और फिर आपको उस चीज़ का आंसर देना पड़ता है। आप कैसे करते हैं वो? ऐसे बिल्कुल कभी-कभी होता है। अब जैसे आपने हमसे एक सवाल अगर आप कोई इश्क मोहब्बत के बारे में पूछेंगे तो भी कभी कई दफ़ा ऐसा होता है हम बैठ के सोचते रह जाते हैं, इन्होंने तो प्यार की बात कर दी, इश्क मोहब्बत की बात कर दी, इसमें तो हमें कुछ कुछ पता ही नहीं है, अब हम क्या बोले, इसके जवाब में क्या कहें? तो कई दफ़ा ऐसा हो जाता है, समझ में ही नहीं आता है कि अब इसके जवाब में क्या कहा जा सकता है, ये क्या बेहतर हो सकता है? तो उस केस में आप क्या करें, जस्ट बी योरसेल्फ। ठीक है? अब देखिए एक इंसान सब कुछ नहीं जानता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक इंसान है इवन इफ ही और शी इज़ एन एक्सपर्ट इन दैट, अगर प्यार की बात हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है, इवन इंजीनियरिंग की बात हो रही है, इवन पाइथन की बात हो रही है। पाइथन में अगर आप 10 साल से भी कोड कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं दैट यू मे नॉट नो, दैट यू माइट आल्सो नॉट नो। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप से ये एक्सपेक्टेशन रखनी है कि सामने वाला कुछ भी पूछे, मुझे पता होना चाहिए। If sometimes you don't know something, you don't have to pretend, or you just don't have to like blame yourself, why did I not know this? No, just be yourself and let it be. जो आपके सामने वाला इंसान है उसने सिर्फ सवाल पूछा है, he did the easiest thing. The important thing that is answering that question is being done by you. So you play a better role here and you are like more responsible here. Just be yourself and let it be. यस मैम। ऋषभ, आपको आपका शायरी मिला? जी जी जी, मिल चुका है मुझे। हाँ, तो अर्ज किया है, ना जाने ये तलाश मुझे कहाँ ले जाए, ना जाने ये तलाश मुझे कहाँ ले जाएगी, किसी इंसान के पास या सीधे शमशान ले जाएगी। ना जाने ये तलाश मुझे कहाँ ले जाएगी, किसी इंसान के पास या सीधे शमशान ले जाएगी। बाग में जो उड़ रही हैं तितलियां रंग बिरंगी, बाग में जो उड़ रही हैं तितलियां रंग बिरंगी, क्या वो मुझे सीधे आसमान ले जाएगी? कभी लगता है ये राह मेरे अरमान ले जाएगी, कभी लगता है ये राह मेरे अरमान ले जाएगी, कभी डर है कि यादें मुझे किसी वीरान ले जाएगी। मुझे ना पता ये तलाश मुझे कहाँ ले जाएगी, नींद तो ले चुकी है ये, नींद तो ले चुकी है ये, क्या एक दिन ये मेरी जान ले जाएगी, क्या एक दिन मेरी जान ले जाएगी। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत अच्छा बोला ऋषभ आपने। आपकी धन्यवाद। तलाश हमेशा आपको मंजिल तक लेके जाती है। शायद मंजिल मौत है। मजाक। खैर, सफर तो खूबसूरत है मंजिल से भी। जी, सफर खूबसूरत होना चाहिए, मंजिल तो खैर सबको पता है, मौत। शुक्रिया शुक्रिया मैम, शुक्रिया अतुल, शुक्रिया सबको। मेरा सफर यहीं तक था। अतुल, यू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। या ऋषभ, थैंक यू फॉर आस्किंग। या, मैम, धन्यवाद। हम जैसे एस्पायरिंग, बस एक लास्ट क्वेश्चन, आई नो हमने 8 बजे तक का आपके साथ करा था, बट जस्ट एक लास्ट इट्स क्वेश्चन। ओके, इट्स ओके। हाँ मैम, हम जैसे डेटा साइंटिस्ट, जो एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट हैं, कोई बिजनेस एनालिटिक्स पे जाना चाहता है, हु समबडी अमंग अस, मे बी ही वांट्स टू बिकम अ प्रोग्रामर, या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अ डेवलपर, और मे बी इनटू साइबर सिक्योरिटी मैम। लेकिन कुछ लोगों का ना ये डोमेन रहता है कि हम बोलना सीखें, बिकॉज एक ओरेटर एक ऐसा इंसान होता है ना, अगर वो अच्छे से किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर पाए, बोल पाए थ्रू वर्ड्स, बाय एनी मीन्स, बाय एनी लैंग्वेज, तो वो चीज़, वो कुछ उसके पास स्किल्स कभी कभी ना भी हो तो भी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हाइट पे पहुंच जाते हैं। तो मैम, कि उनका फोकस क्या ऐसा रहना चाहिए कि नहीं, अगर मेरे से ये नहीं होता है तो मैं अच्छा ओरेटर बन जाऊं? आई नो बहुत स्टूपिड सा सवाल है, बट मैम क्या होना चाहिए? हमें ऐसा लगता है आपको ना अपने लिए इस तरह से ऑप्शंस नहीं रखने चाहिए कि अच्छा मैं ये करूँगा, ये नहीं हो पाया तो मैं ये कर लूँगा, ये नहीं हो पाया तो मैं ये कर लूँगा। नहीं, आप अपने लिए कोई एक चीज़ चुनें और फिर उसमें जी जान लगा दें, उस पर इतनी प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। आप देखिए आपको 30% इसका पता है, 30% इसका पता है, 30% इसका पता है, यू आर अनश्योर कि अब मुझे एक्चुअल में मेरा मेन गोल या फिर फोकस क्या होना है। दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। आपने जो 30-30-30 डिवाइड किया, 90% आप एक जगह डेडिकेट करेंगे, आपकी वो चीज़ 100% आज नहीं तो कल ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली परफेक्ट हो ही जानी है। तो आपने अपने लिए ऑप्शंस कभी नहीं रखने हैं। हाँ, आजकल लोग ये ज़रूर कर रहे हैं कि जैसे आपको इन्फ्लुएंसर भी बनना है,
आपको लोगों को इन्फ्लुएंस भी करना है, प्लस आपको अपनी जॉब से भी प्यार है, जैसे हम अपनी जॉब पर भी फोकस करते हैं, उसके अलावा हमारा सोशल मीडिया। लेकिन हमारे लिए ईजी इसलिए था कि आई ऑलवेज बीन इनटू लैंग्वेज। आई यूज्ड टू डू एक्सेंट्स एज वेल पहले, तो आई ऑलवेज बीन इनटू लैंग्वेजेस। तो हमारा फोकस ना कभी डाइवर्टेड नहीं था, अच्छा जॉब करनी है या फिर सोशल मीडिया करना है, ऐसे 50-50 दोनों चल रहा था। बट ऑरेटर इज नॉट कि ऐसा है ही नहीं कि आप अगर कोड कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उस अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप एक स्पीकर बन गए। स्पीकिंग तो ऐसी है कि आप अगर अपनी जॉब में भी होंगे ना, तो एचआर्स आपके बहुत सारे ऑफिस में भी कल्चरल इवेंट्स ऐसे कराते हैं जहां आप अपनी जॉब के साथ साथ ही पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। आप ऐसे जब अभी लोग इंटर्नशिप शुरू करेंगे या कंपनीज में जाएंगे, अपनी फर्स्ट जॉब शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके ऑफिस में भी हर मंथ, हर वीक इतने सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अलॉन्ग विद योर जॉब। और वहाँ आपको बहुत सारे ऐसे ओकेशन मिलते हैं दैट विल इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन तो एक ऐसी स्किल है, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू नीडेड ही है आज के टाइम में। आप ऑफिस में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जहाँ पर आप एक अच्छा ओरेटर की तरह अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जॉब भी कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर हो रही हैं बिकॉज ऑफ दोज फंक्शंस और कल्चरल इवेंट्स। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। मैम इसके साथ मैं रैप अप करना चाहूँगा विथ थैंक्स गिविंग। मैम आज बहुत अच्छा लगा कि यू स्पेयर सम टाइम, आप आए, आपने कुछ शायरियाँ बोली जो ऑफ कोर्स रिकॉर्ड हुई है, मैं ज़रूर उनको नोट डाउन करूँगा बाद में अच्छे से, और जाके शो ऑफ भी कर सकता हूँ कभी कभी। अगर कभी नुक्ता गलत हो और आपको कभी मैं सोशल मीडिया पे मिलूँ ऐसा कुछ बोलते हुए, तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कुछ सही करने के लिए। मैम बाकी इट वाज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू। मैंने सोचा नहीं था मैम कि आप आएंगे, हमें इतनी चीज़ें सिखा के जाएंगे। यू हैव बीन विद अस। बहुत पहले से मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, एंड मुझे लगा नहीं था कि मतलब अप्रोचेबल हैं आप, बट यू आर सो हम्बल, सो अप्रोचेबल। आपने कुछ नहीं, यू जस्ट सेड कि यस आई एम इन, बिकॉज स्टूडेंट्स की when बात I है। got to know, yeah, when I got to know this is for students, I know I have been there. I know what I used to think. कभी प्लेसमेंट का आपको होता है कि अच्छा यहाँ नहीं वहाँ जाना है, वहाँ नहीं यहाँ जाना है, तो फिर आपको ये भी होता है अच्छा ये बहुत सारे लोग सोशल मीडिया कर रहे हैं, ये भी करना है क्या ये, तो यू ऑलवेज हैव अ बंडल ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड। When I heard it's for students, I was like, I am in. यस मैम, वही बात, मतलब मैं उस दिन बहुत वो हो गया था कि स्टूडेंट्स उनके, बिकॉज मैंने कुछ नाम तो नहीं बोलूँगा बट कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बहुत पहले की बात है मैंने अप्रोच करने की कोशिश करी थी, एंड दे वर लाइक जो भी हो वी आर आउट ऑफ इट, हम नहीं करेंगे। बट हम यू आर सो हम्बल टू कम। हम ऋषभ कुछ बोलना चाहता है किस, ऋषभ यू में। मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बस बोलूँगा कि शुक्रिया मैम आप आए, ये हमारी खुशनसीबी थी कि आप आए। अगले बार जब कभी भी हमारी मुलाकात होगी इसी मंच पे फिर होगी, तो मैं अपने तलफ़ुज़ सही करने की कोशिश करूँगा कि और बेहतर हो सके, शेर और बेहतर मैं कर पाऊँ, और शायद फिर किसी दिन बहर में भी लिख सकूँ। शुक्रिया मैम, हमारी मेहरबानी। थैंक यू अतुल, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। सो गाइस, थैंक्स टू एवरीवन जो आप सबने ये सेशन ज्वाइन किया। आई होप आप सबको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ओके